आज हम व्याकरण के विषय अविकारी शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य के कारण नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों के पहले प्रकार अर्थात क्रिया विशेषण को जानें। क्रिया विशेषण, जिस तरह विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, मेज के ऊपर किताब रखी है। तो पहले वाक्य में क्रिया है चलना और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे शब्द, यानी कि जो क्रिया हो रही है वह कैसे हो रही है? धीरे धीरे। कि जो वह चल रहा है वह कैसे चल रहा है? वह धीरे धीरे चल रहा है। दूसरे वाक्य में खरगोश दौड़ता है, तो क्रिया क्या है? दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। तो खरगोश दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। मेज के ऊपर किताब रखी है, तो किताब का रखना, रखी हुई है, यह क्रिया स्वयं हो रही है। क्रिया किताब रखी है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह मेज के ऊपर रखी है। क्रिया विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में एडवर्ब के नाम से जानते हैं, कि क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, जिसके लिए आप इंग्लिश में हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा जानते हैं, नाना जी अचानक चले गए। आओ यहां बैठो। पहले वाक्य में क्रिया है चले जाना और दूसरे वाक्य में क्रिया है बैठना। तो चले गए, कैसे चले गए? अचानक। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ? अचानक। दूसरे वाक्य में बैठो, क्रिया क्या है? बैठना, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कहां बैठने की बात हो रही है? यहां। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ? यहां। आगे जानते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए इन भेदों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्रिया विशेषण का पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, हाउ, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, रीति अर्थात ढंग, अर्थात तरीका, कि कोई भी क्रिया किस तरह हुई, उसका पता चले, उससे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया क्या है? दौड़ना, लेकिन कार्य कैसे हुआ? कैसे दौड़ा? तेज तेज। तो तेज जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा जानते हैं। लगातार बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? लगातार। लगातार अर्थात बिना रुके बारिश हो रही है। तो कार्य करने का या होने का जो ढंग पता चलता है, वह हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा पता चलता है। अगला उदाहरण देखते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, क्रिया है रोना, लेकिन उस रोने का ढंग कैसा है? धीरे धीरे रो रहा है या जोर जोर से रो रहा है? तो चित्र में दिखाया गया है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
स्थान वेयर, जहां आप इंग्लिश में वेयर यूज करते हैं कि कोई भी क्रिया कहाँ हुई, क्रिया के होने का स्थान क्या था। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेहमानों को भीतर बिठाइए, बैठाइए, कहाँ बैठाइए, भीतर, भीतर मतलब अंदर, तो मेहमानों को बैठाने का स्थान क्या है, अंदर, तो यह कौन सी क्रिया विशेषण हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अन्य उदाहरण है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, क्रिया कहाँ हो रही है, पेड़ के ऊपर हो रही है। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस क्रिया के होने का स्थान क्या है, पार्क में, बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। क्रिया विशेषण का अगला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक व्हेन, कोई भी क्रिया कब हुई, क्या समय था, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, 2 दिन पहले हुई, 1 सप्ताह पहले हुई, पिछले वर्ष हुई, कब हुई वो क्रिया। जानते हैं, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मेरे भैया कल आएंगे, तो भैया के आने की जो क्रिया होगी वो कब होगी, कल होगी, तो कल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण है, मेरी माँ सुबह सैर पर जाती है, तो माँ के सैर करने का समय कौन सा है, माँ सैर कब करती है, सुबह के समय। आगे देखते हैं, आज राघव का जन्मदिन है, राघव का जन्मदिन कब है, आज है, तो क्रिया के होने का समय कब है, आज है। माँ सैर पर कब जाती है, सुबह जाती है, राघव का जन्मदिन कब है, आज है। क्रिया विशेषण का अंतिम भेद जान लेते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, कमला ने काम थोड़ा किया, तो कमला ने कितना काम किया, थोड़ा सा काम किया, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्या है, थोड़ा। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, तो टोकरी में कितने फल रखे हैं, कुछ, क्रिया के परिमाण को बता रहा है कि टोकरी में थोड़े से फल हैं, कुछ फल हैं। इसके अतिरिक्त उदाहरण है, बच्चा बहुत खुश है, कितना खुश है बच्चा, बहुत ज्यादा खुश है। तो इस प्रकार हमने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। पहला है आपका रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। आविकारी शब्दों का दूसरा भेद है संबंध बोधक। चित्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। आप देख रहे हैं कि रंगीन शब्द अपने पास के संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि संबंध बोधक अर्थात संबंधों का बोध कराने वाला या संबंध बताने वाला। परिभाषा जानते हैं, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द कभी कभी हम इनका विभक्तियों के साथ प्रयोग करते हैं और कभी कभी विभक्तियों के बिना भी इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, यहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है, विभक्ति के साथ है। आगे देखते हैं विभक्ति के बिना,
मैं वहां कई महीनों तक रहा। पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में कार्य करती हैं। तो संबंध बोधक क्या होती हैं कि जो एक शब्द का संबंध दूसरे से बताते हैं। जैसे मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, घर के सामने बगीचा है, टोकरी के अंदर फल है। बाहर, भीतर, पास, अंदर आदि शब्दों का प्रयोग जब क्रिया के साथ किया जाता है तब ये शब्द क्रिया विशेषण बन जाते हैं, और जब इनका प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। आगे जानने का प्रयास करते हैं। अविकारी शब्दों का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। ये वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो अब देखिए, और, इसलिए, या, लेकिन दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः हम कहते हैं कि जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ती हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द हैं अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, तथापि, बल्कि, अन्यथा। समुच्चय बोधक के बारे में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं कि समुच्चय बोधक के कार्य क्या हैं। दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें हम संयोजक कहते हैं। जैसे लक्ष्य और अमन मित्र हैं, तो यहाँ पर ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः इन्हें संयोजक कहा जाएगा। इसके अलावा समुच्चय बोधक दो वाक्यों में विरोध, कारण और परिणाम बताने का कार्य भी करते हैं, और ऐसी स्थिति में यह विभाजक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समुच्चय बोधक प्रयोग किए जाते हैं जो हैं परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि। उदाहरण देखते हैं। समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। तो दोनों भाइयों के बीच में विरोध बताया जा रहा है कि एक भाई मूर्ख है लेकिन दूसरा जो है वो बुद्धिमान है। समुच्चय बोधक का अगला कार्य है दो पदों, वाक्यांशों और वाक्यों में विकल्प बताना। ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया और आपने पूछा, आप चाय लेंगे या कॉफी? आप पहले खाना खाएंगे या आराम करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं। अन्यथा, अथवा, या इसी प्रकार के समुच्चय बोधक हैं। अविकारी शब्दों का अगला भेद है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वे होते हैं जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करती हैं। जब हमारे मन में इस प्रकार के भाव आते हैं तो यकायक ही हमारे मुख से क्या निकलता है? आहा, छी छी, हाय, अरे। तो इस प्रकार के जब भाव होते हैं तो प्रसन्नता का, घृणा का, परेशानी या दुख का या फिर आश्चर्य का, यह जो भाव होते हैं यह शब्द हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते समय हम यह ध्यान में रखते हैं कि शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में यह भी जानने योग्य है कि इनका जैसे उच्चारण किया जाता है ये वैसा ही अर्थ देते हैं और इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ नहीं होता। धन्यवाद।